हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन या आयनिक कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको कुछ टर्म्स बताए थे। जैसे हमने आपको बताया था फर्स्ट टर्म रेजिस्टेंस के बारे में। हमने आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड इन फ्लो ऑफ चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से और इसका फार्मूला होता है R इक्वल्स रो L बाई A। यूनिट इसकी ओम होती है, ओम, और ये ओम ऐसे भी लिखा जाता है। सेकेंड चीज़ जो हम लोगों ने बात की थी वो था स्पेसिफिक या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से पहले हम लोगों ने बात किया था कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को हमने C से रिप्रेजेंट किया था। हमने कहा था कुछ बुक में ये G से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम लोग अभी इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। मतलब अगर C हम लिखें तो ये होता है 1/R, या इस चीज़ को यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई रो इंटू L। इसके यूनिट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी 1/ओम, यानी कि ये हम बोलेंगे ओम -1, और ओम -1 को ही हम बोलते हैं महो, MHO, या इसी का एक और नाम है, वो बोलते हैं साइमन। साइमन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। फिर जो थर्ड था वो हमने बोला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग बोलते थे रजिस्टिविटी। और इसको रिप्रेजेंट करते थे रो से, और रो जो आता था, अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करो R का, तो रो बराबर हो जाएगा RA बाई L, RA बाई L। यूनिट इसकी क्या होगी? R रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम। ये एरिया है, तो अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया लेते हैं तो लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो बच जाएगा सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ओम इंटू CM, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बोला था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते थे हम लोग कप्पा से, और ये होता था रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। अब यहाँ पे रजिस्टिविटी का अगर फार्मूला आप लगा दो तो ये हो जाएगा 1RA/L, और फिर करोगे तो ये आएगा 1/R इंटू L बाई
ए। ठीक, यूनिट की बात करो तो यूनिट अगर हम देखें तो ये रेसिप्रोकल है किसका, रजिस्टिविटी का। तो जो भी रजिस्टिविटी का यूनिट होगा वो 1 अपॉन यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं महो, तो महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को साइमन भी बोलते हैं। तो इसकी अगली यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएंगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ और बात करी थी, वो था सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था G से। और ये किसी भी कंडक्टिविटी सेल में जो 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस और उनमें से किसी एक इलेक्ट्रोड के एरिया का रेशियो होता है। तो ये होता था L/A। और यूनिट की बात इसकी करो तो यूनिट हो जाता था ये L, हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे, तो इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर -1। ठीक है, तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जो हमको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में ध्यान रखना है। इसमें हमने एक और आपसे बात बोली थी, हमने एक रिलेशन निकाला था। देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के फार्मूले में 1/r इंटू L/A, ये L/A यही है, सेल कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम कहें तो L/A को हम बोलेंगे कि ये G है, और 1/r क्या है, C है। तो ये चीज़ C हो जाएगा जो कि कंडक्टेंस है। तो अगर आप इस फार्मूले को बाहर निकाल के ले आओ यहाँ पे, तो K बराबर हो जाएगा 1/r C कंडक्टेंस इंटू L/A सेल कांस्टेंट। तो और ये क्या है, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो इतना। फिर इसके बाद जो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट लो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया और इस इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml लिया, तो इस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होगा वही रजिस्टिविटी कहलाएगा, और जो कंडक्टेंस होगा वही उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml, या इसी को 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट is known as resistivity। और सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा
कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वही कहलाएगा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट is known as conductivity, known as conductivity। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या है, कंडक्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला क्या है और यूनिट क्या क्या है। ये कई बार हमसे पूछा गया है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा कि साइमन किसकी यूनिट है, तो हमको ध्यान रखना है साइमन किसकी यूनिट है बेटा, कंडक्टेंस की। इसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, यूनिट क्या होती हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है। ठीक है, यूनिट पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूनिट ही हमको परेशान करेंगी। बाकी तो फार्मूले बहुत छोटे छोटे हैं, एप्लीकेशन भी छोटा है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट तब बन जाएगा जब यूनिट कहीं सेंटीमीटर में है, कहीं लीटर में है, कहीं मीटर क्यूब में है, कहीं मीटर में है। तो यूनिट का हमको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, फिर ये दो डिफिनीशन। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ एक टर्म और देखते हैं क्या बोलते हैं। इससे हमारे पास एक टर्म आएगा मोलर, टर्म आएगा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। जैसे मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया AB, और इस AB का 1 मोल ले, कितना लेना है हमको, कंडीशन क्या है 1 मोल, और 1 मोल को आप चाहे जितने वॉल्यूम में डिसॉल्व कर दो। V क्या है, वॉल्यूम है, शर्त के साथ, कंडीशन के साथ, वॉल्यूम इन ml which contains 1 mole electrolyte। ये टोटल वॉल्यूम नहीं है, कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व हो। ठीक है, तो आपने इस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया, अब इससे आयन बनेंगे, और इन आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होगी, इन आयंस के वजह से कंडक्टिविटी होगी। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस बन रहे हैं, इन आयन की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। हमको ध्यान क्या रखना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम से हमें मतलब नहीं है। 1 मोल चाहे वो 10 ml में हो, चाहे वो 100 ml में हो, चाहे 1000 ml में हो, कितने भी ml में हो, 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल आयन की वजह से जो भी ये सॉल्यूशन बनेगा
इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वही इस सॉल्यूशन की कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि कंडक्टिविटी ऑफ all the ions produced by 1 mole of electrolyte is known as molar कंडक्टिविटी। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उन आयन्स की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वही कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी लिखता है लैम्डा, ये है कंडक्टिविटी और m का मतलब मोलर, ठीक है। और इसके लिए जो फार्मूला आता है कि लैम्डा m बराबर होता है कंडक्टिविटी इनटू v। इस फार्मूले में आपको तो ये पता हो ही गया कि ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये क्या है, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है। और आपको पता है कंडक्टेंस क्या होता है, ये के कप्पा क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है। और ये होता है 1 ml का कंडक्टेंस। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये V। V क्या है, वॉल्यूम है ml में जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। वॉल्यूम इन ml in which 1 mole electrolyte is present। इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे इस V के लिए, ml में लेंगे और वो वॉल्यूम लेंगे जिसमें सिर्फ 1 मोल, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। आप इसको बहुत ध्यान रखना बेटा, अगर ये V का मतलब सेंस नहीं समझ में आया, जैसे मान लो हमने कहा कि आपने 5 मोल NaCl डिज़ॉल्व किया और 500 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो और इसके लिए K की वैल्यू आपको दी गई है, तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो K की वैल्यू तो आप यही रख दोगे। और V अगर आपने ये 500 ml रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये V क्या रखना है, वो वॉल्यूम रखना है जिसमें 1 मोल, अब 5 मोल हैं 500 ml में, 5 मोल हैं 500 में, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 500/5 यानी कि 100। तो ये 100 यहाँ पे रखा जाएगा, तब जाके हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर है ना। तो V बहुत अच्छे से समझ लेना है कि V ml में वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम सॉल्यूशन की मोलरिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो ज़रा,
जैसे आपसे कहा जाए कि एक गिवन मोलरिटी का सॉल्यूशन है, गिवन मोलरिटी का सॉल्यूशन है, तो उसके लिए V की वैल्यू क्या होगी। मतलब हम लोग निकालने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड V, और ये V वॉल्यूम है, कौन सा वाला, मोलर कंडक्टिविटी वाला। ध्यान रखना, ये V टोटल वॉल्यूम नहीं है बेटा, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने ml में डिजॉल्व हैं वो V है ये, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी m है, सॉल्यूशन की मोलरिटी m है, तो इसका मतलब क्या निकालोगे। जैसे हम सिंपल कहें कि सॉल्यूशन की मोलरिटी 2m है, सॉल्यूशन की मोलरिटी 2 है, तो इसका मतलब 1 लीटर में लिख देते हैं कि अगर सॉल्यूशन की मोलरिटी 2 है तो इसका मतलब हुआ 2 मोल्स डिज़ॉल्व है 1 लीटर में या 1000 ml में। तो इसी तरीके से अगर सॉल्यूशन की मोलरिटी m है तो इसका मतलब हुआ m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिज़ॉल्व 1 लीटर या 1000 ml। m मोल 1000 ml है, मोलरिटी का तो यही मतलब होता है मोल पर लीटर, और पर लीटर का मतलब 1000 ml। तो हमें वो वॉल्यूम रखना है जिसमें 1 मोल है, m मोल है 1000 ml में, तो 1 मोल कितने में होगा बेटा, कितने में होगा, 1000/m, 1000/m, और 1 मोल ये किस में होगा, ml। 1 मोल जितने ml में डिज़ॉल्व होता है वही तो ये V होता है, तो यही चीज़ हो गया किसके बराबर, V के बराबर। यानी कि हमको समझ में आ गया कि V होता है 1000/m, यहाँ m क्या है, मोलरिटी है। अब इसी चीज़ को हम अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास फार्मूला क्या आया था मोलरिटी का बेटा, कि लैम्डा m बराबर K इंटू V आया था, K इंटू V, K V के जगह रखेंगे 1000/m, तो ये हो गया लैम्डा m। यानी एक गिवन मोलरिटी वाले सॉल्यूशन का आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसकी कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ठीक है। चलो इसी तरीके से अब इसमें ये सारे चीज़ों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि लैम्डा m क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी, क्या क्या है, कंडक्टिविटी। m क्या है, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी, सॉल्यूशन की मोलरिटी, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लो जरा बेटा। हाँ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट
कंडक्टिविटी। जैसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये कह रहे थे ना बेटा कि 1 मोल डिजॉल्व हो, तो उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए बोलेंगे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व हो, तो बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है और उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से जो भी आयन प्रोड्यूस होते हैं उनके वजह से जो कंडक्टिविटी है उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा ई क्यू, और लैम्डा ई क्यू होता है लैम्डा ई क्यू की वैल्यू जो होती है वो फिर होती है K इंटू वी, लेकिन फिर यहाँ पे V का सेंस अलग हो जाता है, ये होता है वॉल्यूम in ml in which 1 gram equivalent of electrolyte is dissolved। ठीक है बेटा। और फिर जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, तो जैसे हमने मोलरिटी और वॉल्यूम में रिलेशन निकाला था तो वॉल्यूम आया था 1000 अपॉन मोलरिटी, उसी तरीके से यहाँ पे जब निकालोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो इसी फार्मूले को हम लोग V की वैल्यू हम लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे तो लैम्डा ई क्यू बराबर आ जाएगा K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले हो गए। अब इसके बाद हम इन दोनों में ज़रा रिलेशन देख लें कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है। तो अभी हमने 2 फार्मूले निकाले थे कि लैम्डा m बराबर K इंटू 1000 अपॉन m और लैम्डा ई क्यू बराबर K इंटू 1000 अपॉन n। अब इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन m और फिर हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन n। ये पूरा कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n अपॉन m, n अपॉन m। और अगर आपको ध्यान हो तो n अपॉन m को ही हम बोलते हैं n फैक्टर, n फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। और n फैक्टर के बारे में आपको पता ही है कि n फैक्टर, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है बेटा, लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर होता है n अपॉन m और ये बराबर होता है n फैक्टर। ठीक है,
ये रिलेशन हमको आगे यूज़ करना है। अब ये n फैक्टर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि n फैक्टर क्या होता है। हम यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट या तो कोई एसिड होगा, या तो कोई बेस होगा, या तो कोई सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट एसिड के केस में N उस एसिड की बेसिसिटी होती है, खूब बताया है इसके बारे में। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, बेस के केस में N उसकी एसिडिटी होती है, और साल्ट के केस में टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, केटायन या एनायन पे सॉरी टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो ये हो जाता है n फैक्टर। ठीक है, अब कुछ एक बातें हम लोग और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे। तो कंडक्टिविटी दो तरह के कंडक्टर हैं, एक है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा है आयोनिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो बेटा अगर हम बात करेंगे मेटेलिक कंडक्टर की, तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल पे, डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और डिपेंड करती है प्रेशर पे। ठीक है, फिर अगर आयनिक कंडक्टर की बात करो, जो कि यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये ढेर सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, फिर नेक्स्ट है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट के बाद टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये ढेर सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अगला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टेंस होती है या कंडक्टिविटी होती है, उसका मेज़रमेंट हम लोग कैसे करते हैं, और ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म में। थैंक यू।